Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss how the plants reproduce. पौधों के अंदर asexual reproduction और sexual reproduction जो natural processes में observe की गई और बाद में फिर उसे artificial propagate करने के लिए जो तरीके अपनाए गए, इनकी details बोर्ड पे देखते हैं. Alright students, the first thing that we are going to define here is reproduction. बिल्कुल उसी तरह के जैसे इंसान और दूसरे एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी नस्ल अफजाई कर रहे हैं, पौधों के अंदर नेचुरली ये वाली टेक्निक अल्लाह ताला ने पहले से दे दी हुई है कि पौधे पूरे इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स होते हैं. दे विल रिप्रोड्यूस, दैट्स व्हाई द फूड चेन्स विल कंटिन्यू. तो अब इनका रिप्रोड्यूस करने का अमल जो है उसको हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं इनटू टू टाइप्स, asexual reproduction and then the sexual reproduction. Alright students, the first type asexual reproduction आप लोगों को याद होना चाहिए. It is the type of reproduction in which only one parent is required. यहाँ पे कोई भी फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात नहीं होगी, बल्कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगी. पौधों के नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से कोई ना कोई नया पौधा ग्रो करवाने की सलाहियत पैदा करवा देना या पहले से नेचर में मौजूद होना. दिस इज asexual reproduction in plants. इनकी कुछ टाइप स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज लेयरिंग. अब लेयरिंग का लफ्ज सुनते ही हमारे जहन में ये बात आती है कि शायद किसी चीज की तह लगा दी जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. अगर हम नेचर में गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ पौधों को अल्लाह ताला ने इस तरह की खसूसियत दी हुई है जिसको हम पहले फंजाई में पढ़ के आ चुके हुए हैं. राइजोपस यानी कि ब्लैक ब्रेड मोल्ड के अंदर स्टूडेंट्स एक फीचर हमने देखा था कि उनके कुछ हाइफे ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेटम के साथ पैरेलल ग्रो कर रहे होते हैं या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो कर रहे होते हैं. उनको हम स्टोलन्स या रनर्स बोलते हैं. ऑलराइट, इसी तरह देखा गया कि कुछ पौधे कुदरती तौर पे अपनी शाखें जो वर्टिकल ग्रो करवा रहे हैं, उन्हीं में से कुछ शाखों को जमीन के साथ पैरेलल ग्रो करवाना शुरू कर देते हैं और वो शाखें एडवेंटिशियस रूट्स पैदा करती हैं और जहां पे रूट्स जमीन की जानिब ग्रो कर रही हैं वहां से एक मेरिस्टेमेटिक बड ऊपर की जानिब ग्रो करता है और उसमें से एक नया पौधा निकल आता है. अब ये वाली चीज जब पहले ऑब्जर्व की गई इन नेचर, तो बाद में इंसानों ने इसी चीज को अपने साथ साथ चलाना शुरू कर दिया फॉर द बेटर प्रोडक्शन एंड asexual reproduction ऑफ द प्लांट्स, ताकि ज्यादा पैदावार हासिल की जा सके. अब इसमें किया क्या जाता है टेक्निक में, इसको समझ लें. बहुत आसान सी टेक्निक है कि पौधा जो वर्टिकली ग्रो कर रहा है उसी की एक ब्रांच को बेंड करके जमीन के साथ अटैच करना मकसूद होता है. ऑलराइट, अब क्या किया जाता है कि वो वाली जगह जिसको जमीन के अंदर दबाना है उसको एक वेज की तरह दबा के थोड़ा सा बेंड करके और निचली साइड से कट लगा के वहां से एपिडर्मल टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है और फिर उसके बाद वहां पे रूटिंग कंपाउंड ऐड कर दिया जाता है जहां पे न्यूट्रिएंट्स भी होंगे और स्पेशली जो हमारी बेस्ट ऑप्शन होती है द ऑक्सिन हार्मोन, ये यहां पे मौजूद होना चाहिए. वो क्या करेगा कि प्रमोट करेगा रूट प्रोडक्शन को. अब जैसे ही रूट्स बनना शुरू होंगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से अपनी फर्म एंकरेज हासिल करेगा, पकड़ बना लेगा पौधा और फिर क्या होगा, वहां से एक नए प्लांट का आगाज हो जाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब एक पेरेंटल प्लांट पहले से हमारे पास मौजूद है, उसी की दूसरी ब्रांच में से एक नया क्लोन पैदा कर लिया गया, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज asexual टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. एक ही पेरेंट ने अपने ही एक और पौधे का आगाज करवा दिया. चूंकि यहां पे मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का जिक्र नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन asexual टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. द सेकंड वन इज ग्राफ्टिंग. ऑलराइट, इससे तो बहुत सारे लोग फेमिलियर होते हैं पहले से ही. ग्राफ्टिंग, जिसको हम बुनियादी तौर पे पेवंदकारी कहते हैं, कि बाज़ औक़ात एक ही तरह के या मिलते जुलते पौधों के एक स्टेम को लेके उसका ऊपर वाला हिस्सा काट के उसके ऊपर किसी दूसरे पौधे का हिस्सा लाके इम्प्लांट कर देना, दिस इज नोन एज ग्राफ्टिंग. और ये भी मुमकिन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि एक ही शाख लगाई जाए. बाज़ औक़ात एक जगह से काटने के बाद एक वेज शेप्ड ग्रूव बनाया जाता है और उसके अंदर दो दो शाखें भी लगाई जा सकती हैं फॉर द रैपिड एंड बेटर प्रोडक्शन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाली चीज ग्राफ्टिंग कहलाती है. देन इज द थर्ड टाइप, इट इज नोन एज बडिंग. ऑलराइट, अब बडिंग में भी हम ये देखते हैं कि प्लांट्स के ऊपर जो आउटग्रोथ्स बन रही हैं, किसी एक सोर्स प्लांट से एक निकलता हुआ बड काटा जाए और उसको वहां से काट के किसी दूसरे रेसिपिएंट प्लांट के ऊपर इम्प्लांट कर दिया जाए और ग्राफ्टिंग की तरह उसको रैप कर दिया जाए और उसके ऊपर न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स वगैरह लगा दिए जाएं, तो उस बड से भी एक नई शाख और एक नया पौधा ग्रो कर सकता है. तो इससे क्या होता है कि आमतौर पे जो जनरली मिसाल ली जाती है कि अगर लीमू का पौधा है या माल्टे का पौधा है तो उसके ऊपर हम किसी भी सिट्रस को ग्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रही.
अब हमारे पास एक लिमिटलेस ग्राफ्टिंग वाली कंडीशन भी है कि एक ही पौधे के ऊपर 3-3, 4-4 इकसाम के फल भी ग्राफ्टिंग के जरिए पैदा किए जा सकते हैं। तो ऑल दीज टाइप्स दे डू नॉट रिक्वायर two different types of reproductive structures. They need only one type of parent. That's why they are included in asexual type of reproduction in plants. All right, students. Then is the sexual reproduction. जब हम sexual reproduction की बात करते हैं तो यहां पे फौरी तौर पे हमारे ज़हन में एक पॉइंट तो आ जाना चाहिए. Now we need two different types of reproductive structures, the male and the female reproductive structures. पौधों के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कुछ पौधे तो इस तरह के हैं कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट मौजूद है, और कुछ पौधे हमें इस तरह के भी नजर आते हैं कि जो एंटायरली सेपरेट मेल प्लांट और एंटायरली सेपरेट फीमेल प्लांट पे मुश्तमिल होते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि मोनोएशियस या डायएशियस कंडीशन प्लांट्स में ऑब्जर्व की जाती है. अब स्टूडेंट्स, जब हम लाइफ साइकिल्स की तरफ गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि तमाम प्लांट्स के अंदर बाज़ औक़ात दो डिफरेंट टाइप्स की जनरेशंस ऑब्जर्व की जाती हैं, द स्पोरोफाइट जनरेशन एंड द गेमेटोफाइट जनरेशन. ये क्या क्या हैं, इनको डिफाइन करने से पहले एक नई टर्म हम यहां पे स्टडी करेंगे. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे हैव डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अब ये डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, इसके लिए आपको एक कंसेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा. दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. द स्पोरोफाइट जनरेशन अल्टरनेट्स विद द गेमेटोफाइट जनरेशन. यानी किसी पौधे के लाइफ साइकिल के अंदर एक हिस्सा तो स्पोर प्रोड्यूसिंग हो और दूसरा हिस्सा, दूसरी जनरेशन जो है वो गेमीट प्रोड्यूसिंग हो, तब जाके एक लाइफ साइकिल मुकम्मल किया जाए. तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इसी तरह स्टूडेंट्स ये टर्म भी आपको याद रहेगी कि डिप्लोहेप्लॉन्टिक, यहां पे द डिप्लॉयड कंडीशन इज ऑक्यूपाइड बाय द स्पोरोफाइट जनरेशन. जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है वो मोस्टली डिप्लॉयड नजर आती है, और जो गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है वो मोस्टली हैप्लॉयड नजर आती है. तो हम कहते हैं कि ये डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बनाएंगे. जब ये दोनों जनरेशंस एक दूसरे के साथ अल्टरनेटली चलेंगी, एक अल्टरनेट पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगी, तो हम कहेंगे कि इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से जो लाइफ साइकिल मुकम्मल हो रहा है, इट इज नोन एज द डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर यह भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात पौधों के अंदर मॉर्फोलॉजिकली यानी बैरूनी अपीयरेंस के एतबार से एक ही तरह की दोनों जनरेशंस भी हो सकती हैं या डिफरेंट टाइप्स की जनरेशंस भी हो सकती हैं. स्पेशली अगर आपको फ्यूनेरिया याद हो तो वहां पे जो गेमेटोफाइट प्लांट है और जो उसका स्पोरोफाइट पार्ट है, दे आर ऑलवेज डिफरेंट. तो इस बुनियाद पे हम इनको कहते हैं कि ये हेट्रोमॉर्फिक हैं एक दूसरे के लिहाज से, और ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करेंगे. इसी तरह कुछ पौधे ऐसे हैं कि जिनके अंदर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूसिंग गेमेटोफाइट प्लांट is identical to the sporophyte generation. तो इसको हम कहेंगे कि this is isomorphic alternation of generation. Alright students, फिर इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट चीज हमने देखनी है वो ये है कि सीड प्लांट्स जो हैं why they are the most successful plants. चूंकि जिस तरह एनिमल्स में ह्यूमंस ही ह्यूमंस नजर आ रहे हैं हमें प्लेनेट के ऊपर, इसी तरह पौधों में हमें हर जगह पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स नजर आते हैं. इनके साथ ही साथ हम ब्रायोफाइट्स का भी थोड़ा सा यहां पे जिक्र करेंगे कि उनके लाइफ साइकिल्स को सक्सेसफुल किस तरह से बनाया जाता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सीड प्लांट्स यानी कि स्पर्मेरोफाइट्स, वो पौधे जो बीज पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, उनको हम कहते हैं स्पर्मेरोफाइट्स. अब ये जो स्पर्मेरोफाइट्स हैं, दे कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. आप लोगों को याद होने चाहिए, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स. ऑलराइट, जिम्नोस्पर्म्स वो पौधे हैं जो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनके ऊपर फूल लगते हैं और ना ही उनके ऊपर फल लगते हैं. सो दे आर सीड प्रोड्यूसिंग बट दे आर नॉट फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. इसी तरह जब हम दूसरा ग्रुप देखते हैं, एंजियोस्पर्म्स, द मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स राइट नाउ ऑन द प्लैनेट. अब ये वाले जो पौधे हैं, इनके पास सीड प्रोडक्शन की एबिलिटी भी है, फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं और फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल. उसके साथ जो एडेप्टेशंस इन्होंने अपने अंदर पैदा की हुई हैं, जो इनकी कामयाबी की गारंटी है, वो कौन कौन से फीचर्स हैं स्टूडेंट्स? द फर्स्ट वन इज मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस फॉर पोलिनेशन. अब ये हम फ्लावर यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं, फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की, कि इनके अंदर सबसे पहले हमें फूल बनते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर उन फूलों के साथ ही साथ एक स्पेसिफिक पैटर्न जो हमें बनता हुआ नजर आता है ऑन द मेन एक्सेस, इसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस. तो ये पहली एडेप्टेशन. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी चीज जो हमारे पास है, दैट इज गेमीट ट्रांसफर बाय पोलन ट्यूब्स. अब एक अमल जो आप लोगों को याद होगा, पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन. इसका मतलब क्या है कि द पोलन ग्रेन्स दे विल ट्रेवल फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मास. ऑलराइट, ये वाली जो कंडीशन हमें नजर आती है, इसको हम कहते हैं पोलिनेशन.
अब पोलिनेशन हो जाने के लिए तो पोलन ग्रेन्स के अंदर कुछ रेजिस्टेंट किस्म की स्पेसिफिकेशंस या प्रॉपर्टीज नजर आती हैं, लेकिन फिर पोलन ग्रेन का स्टिग्मा से लेके ओवम तक ट्रेवल करना और सेफली वहां तक जाके फ्यूज करना और फर्टिलाइज करना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दीज फ्लावरिंग प्लांट्स। क्योंकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन से पहले ही किसी ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंज का शिकार हो जाएं पोलन ग्रेन्स, तो फिर इसका मतलब यह है कि रिप्रोडक्शन का अमल मुतासर हो सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इट इज फूड स्टोरेज फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये स्पेशली सीड्स के रेफरेंस से हम ये वाली बात कह रहे हैं कि एंडोस्पर्म की तरह का एक स्पेसिफिक टिश्यू, एंडोस्पर्म नाम का एक टिश्यू मौजूद है सीड्स के अंदर, जिसका काम क्या है कि खुराक को जखीरा करना, ताकि जब एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो, जर्मिनेट करना शुरू हो, तो उसको पहले से अवेलेबल फूड मौजूद होना चाहिए उसके पास। देन इज डिस्पर्सल बाय द फ्रूट फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन बाय सीड कोट्स। सीड की सिग्निफिकेंस यहां पे हमें नजर आती है कि बीज जो अल्लाह ताला ने दे दिया हमें इन प्लांट्स को, ये भी इनकी सक्सेस की एक वजह है। और इसके साथ ही साथ हमें ये बात भी पता चलती है कि सीड्स आर द ऑफस्प्रिंग्स, बेसिकली दे आर द एम्ब्रियोज और प्रीमेच्योर बेबीज ऑफ द प्लांट्स। इनको स्टोर भी किया जा सकता है, इनको लॉन्ग टर्म किसी जगह पे रखा भी जा सकता है सीड बैंक्स की सूरत में। तो बुनियादी तौर पे अगर इनके पास ये सीड कोट्स की तरह की एंडोस्पर्म वाली या और रेजिस्टेंट फीचर्स, डोमेंसी लाइक प्रॉपर्टीज इनके पास नहीं होंगी, तो फिर हम इन सीड्स को ज्यादा देर के लिए स्टोर नहीं कर सकेंगे। ग्रोथ के हवाले से इनके अंदर ये वाला फीचर, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें नजर आती है कि सीड कोट्स मौजूद हैं जो कि इनको एनवायरमेंटल कंडीशन से, ये क्लाइमेटिक चेंजेस से बचा रहे हैं। इवन दो कि इस सीजन के बीज जो जमीन के अंदर मौजूद हैं, जैसे ही उनको फील होता है कि द कंडीशंस आर नो मोर फेवरेबल, तो दे बिकम डॉर्मेंट, वो उस वक्त इनएक्टिव हो जाते हैं और फिर उसके बाद अगले सीजन में जाके जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, दे विल जर्मिनेट। ऑलराइट, तो ये वाले मैकेनिज्म्स अल्लाह ताला ने पहले से इन बीजों के अंदर रख दिए हुए हैं, दैट मेक दीज प्लांट्स द मोस्ट सक्सेसफुल वंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स के लिहाज से अगर हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना चाहें, वी कैन राइट कैपेबल ऑफ एंड्योरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस इन डोरमेंट फॉर्म। जब डोरमेंट स्टेट में चले गए हैं, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चले गए हैं, या इसको हम एक और वे में यूं भी कह सकते हैं कि इट इज द फेलियर ऑफ जर्मिनेशन, जब उस स्टेट में, तो इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पे हमने इनको प्रिजर्व कर लिया है। जर्मिनेट ऑन अराइवल ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस, जैसे ही इनको पानी मिलेगा, सुटेबल टेम्परेचर, सुटेबल पीएच अवेलेबल होगी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, द सीड्स दे विल जर्मिनेट इमीडिएटली। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी रिपीट होता है, इट रेफर्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द पोलन ट्यूब। अब स्टूडेंट्स ये वाली बात याद रखिएगा कि जब हम प्लांट्स की एवोल्यूशन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के लिहाज से, तो हमें पता चलता है कि ब्रायोफाइट्स आर द सिंपलेस्ट, जिम्नोस्पर्म्स आर एडवांस्ड एंड एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस्ड। अब ये जो एडवांस फीचर्स हमें नजर आ रहे हैं इन पौधों के अंदर, उसमें ही एक फीचर पोलन ट्यूब का भी है कि बुनियादी तौर पे वो पोलन ग्रेन्स जो हवा के जरिए या पानी के जरिए डिस्पर्स होके आ रहे हैं और पोलिनेशन के अमल को मुमकिन बनाते हैं, उसके बाद भी उनका काम खत्म नहीं होता until or unless they fuse with the female gamete known as ovum। तो वहां तक फ्यूजन तक जाना ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। So we can say evolution of the pollen tube is important, land adaptation in seed producing plants किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। Alright students, now we can say pollen tube act as a vehicle for safe transfer of male gametes to female gamete in ovule in hostile land environment। अब ये वही वाली बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई है कि यहां पे जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशंस थोड़ी सी भी चेंज होना शुरू होंगी, तो फौरी तौर पे खतरा किस चीज को है कि इवन दो सक्सेसफुल पोलिनेशन हो भी चुकी हो, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को रेगुलेट कौन करवा रहा है या मेक श्योर कौन करवा रहा है, इट इज द पोलन ट्यूब। कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन की वजह से जो मेल गमीट्स हैं, दे आर एबल to reach the ovum safely and precisely। Alright students, फिर evolution of pollen tube is parallel to the evolution of seed। ये भी एक important चीज है कि जितनी अहमियत बीज बनने की है for the reproduction of plants, उतनी ही अहमियत pollen tube formation की भी है, especially in angiosperms। It is a tool of success of the land plants। उसके बाद स्टूडेंट्स जो चीज आपकी किताब में मेंशन की गई है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, आप लोगों को यहाँ पे कुछ फिगर्स नजर आ रहे हैं। बुनियादी तौर पे इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स।
तो ब्रायोफाइट्स आप लोगों को याद होगा, दे आर द सिंपल ऑर्गेनिजम्स, दे आर एम्फीबियस प्लांट्स, पानी के करीब रहते हैं। उसके बावजूद इनके अंदर दोनों जनरेशंस हमें नजर आती हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन द स्पोर प्रोड्यूसिंग वन एंड द गेमेटोफाइट जनरेशन दैट प्रोड्यूसेस गेमीट्स। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये डिप्लॉयड होती है और जो गेमेटोफाइट जनरेशन है ये हैप्लॉयड होती है। इन स्पोरोफाइट जनरेशन द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, क्योंकि जो पेरेंटल प्लांट है वो खुद डिप्लॉयड हो चुका हुआ है, स्पोर्स हैप्लॉयड होने चाहिए, तो वहां पे मियोसिस का अमल होगा। In gametophyte generation, the generation is already haploid, so the reproductive structures, the gametophoric parts or the gametophoric organs like the antheridium and archegonium, they are haploid. So when they have to produce the gametes are produced by mitosis. All right. फिर gamete production होती है, उनमें fertilization होगी और sporophyte generation बनेगी। sporophyte generation में spores बनेंगे through meiosis और फिर उसके बाद उसमें से gametophyte generation originate हो जाएगी। This represents the life cycle of the bryophytes. All right. फिर उसके बाद अगर हम gymnosperms की बात करें तो हमें समझ में आता है कि the gymnosperms are advanced plants, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो ज्यादातर फॉरेस्ट हमें नजर आते हैं स्पेशली एट हाई एल्टीट्यूड्स, उन सब के अंदर ज्यादातर कोनिफर्स वगैरह ही मौजूद हैं एंड दे आर द जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर द नेकेड सीडेड प्लांट्स। इनकी जनरेशंस में जो स्लाइट चेंज हमें नजर आता है स्टूडेंट्स, वो भी आपने याद रखना है कि वुडी कोन्स इनकी होती हैं और उसके अलावा ये बात याद रखिएगा फीमेल कोन्स बड़ी हैं, उनके जो लीव्स हैं दे आर नोन एज मेगाफिल्स। जो मेल कोन्स हैं वो साइज के एतबार से छोटी होती हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में होती हैं और उनके अंदर जो पत्ते हैं जिनके ऊपर बाद में स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स पैदा होंगे उनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स। जो मेगास्पोरोफिल्स हैं उनके अंदर फिर मेगास्पोरेंजिया बनते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया पैदा होते हैं और इसी तरह उनमें से फिर फर्दर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनने के बाद मेल और फीमेल गेमीट्स बनाए जाते हैं दैट लेटर ऑन फ्यूज विद वन अनदर टू प्रोड्यूस अनदर स्पोरोफाइट जनरेशन। तो जो पौधे जो प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं दे आर स्पोरोफाइट्स। जो गेमेटोफाइट्स हैं बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में इनके अंदर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद फर्टिलाइजेशन करते हैं और जो सीड्स पैदा कर रहे हैं, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होगा वो स्पोरोफाइट जनरेशन का एम्ब्रियो होगा। जहां पे गिरेगा फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, द न्यू प्लांट विल ग्रो एंड इट विल बी द स्पोरोफाइट प्लांट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जब हम एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हमें पता चलता है यहां पे हमें जो पौधे नजर आ रहे हैं दे आर द स्पोरोफेरिक प्लांट्स और इनके ऊपर जो फ्लावर वाला पार्ट बन रहा है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें फ्लावर के अपने पार्ट्स का जरूर पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इसके अंदर कुछ मेल पार्ट्स होते हैं, कुछ फीमेल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम स्टेमन्स और कार्पल्स कहते हैं या एंड्रोशियम और गायनेशियम के नाम से याद रखते हैं। ऑलराइट, अब यहां पे क्या काम किया जा रहा होता है, द एंथर्स दे प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स और फिर वो पोलन ग्रेन्स पैदा होने के बाद जाके गिरते हैं स्टिग्मा पे, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचते हैं, वहां पे सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन करते हैं और उसके बाद फिर जो जाइगोट बनता है इट ग्रोज अप इनटू अ न्यू स्पोरोफाइट। So the sporophyte is producing gametophyte generation and gametophyte generation is producing the sporophyte generation. This is the diplohaplontic life cycle. All right students, तो ये सारी चीज आप जरूर याद रखिएगा कि लाइफ साइकिल्स जितने भी हमारे इर्द गिर्द चल रहे हैं इसमें द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर द टू फीचर्स, द प्रोडक्शन ऑफ द सीड्स एंड द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन दैट हैज बीन इंश्योर्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो इस सेशन को यहीं पे खत्म करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।